हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलो छोड़ो। अच्छा, सबसे पहले ये चीज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विद रिस्पेक्ट टू प्रदीप्स अगर मैं बात करूं तो 1a में सिर्फ एक डेरिवेशन है, दैट इज f इज इक्वल टू q1 q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। डन। इसका ठीक है, वेक्टर और स्केलर जो भी है तो ये दोनों ही कूलम्स लॉ, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। इसका फिर एक फॉर्म आता है क्या कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ये कैसे अप्लाई होता है, यू नो वेरी वेल। इसका फिर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक, एक वो आता है। ये तीन फॉर्म्स हैं, आई थिंक वो भी हमें पता है, करेक्ट है। अगर इसके बाद मैं 1b की बात करूं तो 1b में ये वाला फॉर्मूला मैनिपुलेट होके यूज होता है f अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई के फॉर्म में। डन, क्लियर है जी। ये वाला फॉर्मूला मैनिपुलेट होता है इस फॉर्म में। इसके बाद वाले चैप्टर की बात की जाए तो ये वाला फॉर्मूला मैनिपुलेट होता है dv बाय dr इज इक्वल टू ई के फॉर्म में। और उसके बाद अगर चेक करें तो c इज इक्वल टू q बाय v के फॉर्म में। ये चारों चीजें आती हैं तो दे ऑल आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। अगर फॉर्मूला लिखा जाए, इसका फॉर्मूला तो हमने ये लिख दिया, इसके फॉर्मूले के लिए बात करें तो ये हो जाएगा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यानी कि एक q हटा, एक बार ऊपर से एक q हट गया। अब आगे आते हैं तो पोटेंशियल लिखेंगे हम लोग तो q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार नीचे से r हट गया। अब तीसरा जो आता है c इज इक्वल टू तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, सिंपल। ये चारों फॉर्मूला ऐसे आ जाते हैं। ये तो हुए इसके बेसिक फॉर्म्स, क्लियर। ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। इन रिटर्न यहाँ से एक फॉर्मूला इसके विद रिस्पेक्ट में डिराइव होता है, दैट इज w अपॉन q नॉट इज इक्वल टू v। यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसका और इसका रिलेशन जो हम लोग करते हैं तो करली v अपॉन करली r इज इक्वल टू e, वो भी नेगेटिव फॉर्म में, क्लियर, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो इसके अंदर यूज होते हैं। इसकी डेरिवेशन लगभग अगर नहीं भी आती है तो ये डेरिवेशन सीखनी जरूरी है, ठीक है। अभी कैसे डिराइव आउट होता है या हम इसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं या कौन कौन से क्रोनोलॉजिकली डेरिवेशंस हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में देते हैं। तो वी नो कि हमारा जो फोर्स वाला फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये हमें पता है, ये मान के चलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास फॉर्म्स आती हैं दैट इज विद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो सबसे पहली जो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, दिस इज अ पॉइंट चार्ज, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो क्या होगी, यहां क्या होगी, यहां क्या होगी, यहां क्या होगी, यानी कि एक पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, दैट वी वांट टू कैलकुलेट। क्लियर, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि क्या इनमें कोई रिलेशन है, हाँ रिलेशन है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, क्लियर, r स्क्वायर। कैसे निकाल सकते हैं, तो किसी भी चार्ज के लिए, लेट्स से दिस इज q चार्ज, उस चार्ज के लिए अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, जो कि हमने कल न्यूमेरिकल ट्राई किया था, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हम उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखते थे एंड वी विल गोइंग टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दिस टू, कि ये कितना फोर्स लगाएगा इसमें, करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी होगी, इसको तो हमने रखा है, हम तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं। जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि E में Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस डिस्टेंस इज r स्क्वायर आएगा या Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आएगा। E इसके लिए है कि इसके लिए, E इसके लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है तो ये वाला चार्ज अगर यहाँ रखा होगा तो ये इस पे फोर्स भी निकालेगा, क्लियर है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी सिंपली हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, क्लियर है। Whenever we will going to calculate the value of electric field, we will simply going to calculate the force experienced by any test charge at that point. Clear होगी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है।
क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है F अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू E। सब्स्टिट्यूटिंग दिस व्हाट वी विल गेट, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो F हो गया, अपॉन में क्यू नॉट, ये वैल्यू कट गई, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। If anybody wants to derive it in vector form, we can also derive it in vector form. क्लियर है? ये तो एक सिंपल फॉर्मूला है, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब इसका भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली, तो अगर फोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली लगेगा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की वजह से। अगर फोर्स सुपरपोजिशन में ऐड ऑन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन में ऐड ऑन हो सकती है। ठीक है, हम चाहे तो एक्यूमुलेट आउट करके वो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? समझ में आ गया जी? ठीक है। इसके बाद जो इसके रियल फॉर्म शुरू होते हैं वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो मतलब थ्योरी वाइज जो आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। अगर somebody ask me कि what is electric field lines, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो अगर कोई चार्ज रखा हुआ है whether it is positive or negative, despite, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट कर रहा होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके पास आ रही होंगी, ऐसा ही है। यानी दोनों ही चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हैं, डायरेक्शन एक में आ रही है और दूसरे में जा रही है, ऐसा ही है। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूं और एक यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखूं तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी और यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो देयर मस्ट बी सर्टेन रीजन जहां पे ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर रही हो। क्लियर है? तो दो पॉजिटिव चार्ज, या मैं और ब्रॉडली कहूं दो लाइक चार्ज के बीच में देयर मस्ट बी अ पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्लियर है? समझ में आ गया जी? दो लाइक चार्ज के बीच में देयर मस्ट बी अ पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती हो, और वो जो पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक चार्ज पे और दूसरा आर स्क्वायर पे, ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी का चार्ज बड़ा है, ज्यादा है, क्लियर है, चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। किसी का चार्ज कम है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। क्लियर है? अगर ये 4q है और ये सिंपल q है और दोनों के डिस्टेंस 100 मीटर्स है, लेट अस से, तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी? If somebody ask me, ये 4 है और ये q है, ये 4q ये q, तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? तो थोड़ा देख लीजिए, ये वाला ऑब्जेक्ट इसके कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा इंटेंसिटी से फील्ड निकाल रहा होगा और ये बेचारा अपनी सिंगल इंटेंसिटी से फील्ड निकाल रहा होगा। क्लियर? तो अगर सिंपली चेक किया जाए तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 5q को इससे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट आउट कर दूं तो 0.8 वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नलिफाई हो जाएगी। करेक्ट है? 0.8 वाली पोजीशन पे वो नलिफाई कर देगा। इज इट ओके? ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन एबल टू कैलकुलेट कि अगर मुझे प्रोपोर्शन पता है ये बड़ा है तो यहां पे जीरो नहीं हो सकता, जो बड़ा चार्ज होगा उससे ज्यादा हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल। जिस पॉइंट पे इक्वल होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। क्लियर है? बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस इज प्रोपोर्शनल टू 4q, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस इज प्रोपोर्शनल टू q। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये वाली चीज इसके बराबर हो तो 4q अपॉन r1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू q अपॉन r2 स्क्वायर। क्लियर? ये रिलेशन चलेगा ना? तो अगर इसको थोड़ा सा और बढ़िया से यहां इसको थोड़ा सा और बढ़िया से, तो 4q अपॉन r1 स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन r2 स्क्वायर। इसको काटा, ये इधर गया, ये इधर गया।
R1 और R2 में क्या रिलेशन होना चाहिए? व्हाट इज द रिलेशन? ध्यान से देखो, ये इधर गया तो ये हो जाएगा 4R, सॉरी 4R2 square is equal to R1 square. If I want what is R1, देखो ये वाला 1 लिया था तो ये डिस्टेंस मेरा R1 होगा और ये डिस्टेंस मेरा R2 होगा। देखो ये डिराइव इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने कोई मिस्टेक जो मैंने कैलकुलेट किया उसमें क्या मिस्टेक मैंने इसको किया तो ये ऐसा आ गया, तो दिस बिकम 2R2 is equal to R1। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। R1 अगर 10 सेंटीमीटर होगा, सॉरी R2 अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो R1 डबल, करेक्ट है। अगर ये 20 होगा तो ये 10, R2 10। अगर ये वाली चीज 20 हुई तो R2 अगर 20 हुई तो R1 40। तो टोटल डिस्टेंस 60। कहां किस पॉइंट पे मैच करने की बात हो रही है? क्या ये 0.8 मीटर 100 था ना, क्या 80 मीटर पे ये 0 होगा? क्या ये रिलेशन बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा ना, तो देखने पे तो वो बैठ रहा था, ठीक है। तो ये गलती हो जाती है जो आप कैलकुलेट करते हो, करेक्ट है, समझ में? दिस इज द मेथोडोलॉजी। अब इसको जरा समझ के देखिए, किस पॉइंट पे ये नलिफाई करने की कोशिश कर रहा है? हमें पता है R1 plus R2 is equal to 100, तो लेट अस से कि दिस इज R1 is equal to R ले लें, तो R2 is equal to 100 minus R। If R1 is equal to R, तो R2 is equal to 100 minus R। Can we substitute the value over here? Substitute करो तो क्या जाएगा? R1 is equal to R और R2 is equal to 200 minus R। क्या वैल्यू आ जाएगी? R is equal to 200 minus 2R, इसको उठा लो, 3R is equal to क्लियर है, ठीक है। तो जो हमें लग कहां रहा था 0.8 पे, वो बेसिकली वहां नहीं है, वो किस पॉइंट पे है? क्लियर हो गया? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेडियस के ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। पोटेंशियल होता तो मामला अलग होता। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? पोटेंशियल होता तो दिस इज द स्लाइड। ये डिफरेंसेस जब क्लियर होंगे ना, ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप क्लियर करके रखोगे कि हाँ ये यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये चीजें अगर माइंड में स्टेब्लिश नहीं है, आप कभी भी अटेम्प्ट करोगे, हाँ हो सकता है कि आपने जो बाई चांस फॉर्मूला अप्लाई किया वो सही था, आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया वो सही था, लेकिन अगर ये चीजें क्लियर हैं तो माइंड देखते ही बता देगा कि नहीं जो वैल्यू आएगी वो गलत है। मैंने पहले उसको बोला ये है और ये है, ये दोनों की वैल्यू आपने ऐड ऑन कर ली, मैंने ही बोला कि हाँ इनको ऐड करो, कितना हो गया 5, तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? तो आपने उसको इक्वली 5 हिस्सों में किया, यहां का 4 था, इससे यहां पे आगे कर दिया। ऐसा नहीं है, क्लियर है? पूछो क्यों ऐसा क्यों नहीं है? ये वाली चीज ध्यान से देखो, ये वाली चीज मान लो 400 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही है और ये वाली चीज 100 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही है, करेक्ट है। जिस पॉइंट पे ये नलिफाई करना चाहते हैं उस पॉइंट पे इन 400 का इफेक्ट इस 100 इफेक्ट के बराबर होना चाहिए। 400 का इफेक्ट इसके 100 इफेक्ट के बराबर होना चाहिए। तो 400 का इफेक्ट अगर 100 के बराबर चाहिए तो रेशियो रेडियस के विद रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगी, और रेडियस डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहता है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस हिसाब से जो वैल्यू है वो नॉर्मली आगे नहीं बढ़ेगी, जो नॉर्मल आप मेथड यूज करते हैं वो स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आगे बढ़ेगी। क्लियर हो गया? दिस इज हाउ वी विल गोइंग टू कैलकुलेट। इज इट ओके और नॉट? यहां तक क्लियर हुआ? समझने की बात? ठीक। क्या सीखा हमने इससे? ये जो वैल्यू हमने प्लॉट की, ये जो डेरिवेशन का पॉइंट हमने देखा, इससे सीखा क्या? इससे एक चीज सीखी, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो लाइक चार्जेस अगर होंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट बनेगा जहां पे 0 होगा, इसके लिए भी। लेकिन अगर तो क्या इनके इन बिटवीन कहीं ऐसा पॉइंट बनेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो? क्या इसके बाहर कोई ऐसा पॉइंट बनेगा? कहां बनेगा बताओ? तो जब हमारा पार्टिकल दो अलग नेचर का है, एक प्लस एक माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों चार्ज के साइड में बनेगा 0।
करेक्ट है। और जब दोनों लाइक चार्जेस हैं तो सेंटर में बनेगा 0। क्लियर? क्या ये छोटी सी बात कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये छोटी सी चीज अगर हमें पता हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंसेप्ट, जबकि इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक है ही नहीं, बहुत ही आसान लॉजिक है, लेकिन ये पता होना, ये ब्रेन में बैठे रहना, दैट विल हेल्प अस, और वो उसके हेल्प से हम लोग जो है वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। इज इट ओके नॉट? क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए चेक करते हैं। लेट अस से कि दिस इज 4q एंड दिस इज q। ठीक है, कैलकुलेट करके दिखाओ इफ दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसके विद रिस्पेक्ट पे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? जस्ट कैलकुलेट ओरली। 0.66 कहां पे? इससे इधर या इससे इधर, किस डायरेक्शन में? लगाओ लगाओ बुद्धि लगाओ फटाफट। ये +4q है, ये -4q है, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। चेक करके दिखाओ, इस तरफ नहीं, कैलकुलेट करो क्या एट दिस पॉइंट। कैलकुलेट करो फटाफट। हो गया घंटा, तुम आओ देखो। आपने कल का क्या कहा था कि एक कोशिश होगी। करो। विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज निकालना है। लेट अस सपोज कि इस वाले चार्ज से एट अ डिस्टेंस x इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो रही है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? E इज इक्वल टू -q बाय x स्क्वायर, और इसको a कांस्टेंट मान लेता हूँ सिंपली, कोई दिक्कत? इस वाले पॉइंट से वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी? -4q k अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। कैसे? 4q k अपॉन 1 माइनस 1 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -q k अपॉन x स्क्वायर। प्लस होगा प्लस इज हाँ 4 प्लस ये होगा तो ओके ठीक है, ये ऐसे करेंगे ना हम, ऐसे इज इक्वल टू 0, इसको उठा के उधर लेके गए, ठीक है जी, डन। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या? 4x स्क्वायर। चार्ज माइनस करिए किसका? हाँ चार्ज माइनस का है, तभी तो उस तरफ गया तो वो प्लस का हो गया ना। तो 4q प्लस q इक्वल्स टू 0 करें। अरे यार ये नेगेटिव निकालना है। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड ऑन करेंगे। ठीक है जी, ये E1 है और ये E2 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ऐसा ही होता है। ठीक है जी, व्हाट इज E1? 4q अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, डन है, माइनस kq x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लीजिए ना, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो दिस वैल्यू बिकम प्लस। अब ठीक है, kq से kq काट दिया, इसको उठा के इसको उठा के उधर, यानी कि ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 प्लस x, डन। इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो यानी कि यहां से 1 सेंटीमीटर दूर। क्या इस तरफ कोई ऐसा पॉइंट होगा? इस तरफ नहीं, इस तरफ कोई वो पॉइंट ही नहीं जनरेट होगा। ठीक है जी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को 0 होगी? जहां छोटा चार्ज होगा। क्लियर है? तो पॉइंट रिमेंबर करने वाला क्या हो गया? अगर हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनमें जो छोटा चार्ज होगा उसके नजदीक में, उसके तरफ में, अगर ऑपोजिट चार्ज है तो बीच में तो होगा ही,
यानी कि ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन। क्लियर हो गया? क्या ये याद नहीं रख सकते? ठीक है, समझ में आया? आसान था कि नहीं था? ये आसान था, ठीक है, बट कंसेप्चुअली अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो हमारे को जो पर्पस है, वी नो द डेरिवेशन, हम सबको पता है कि डेरिवेशन क्या है, क्या फॉर्मूले लगने हैं सब, लेकिन वो एक्चुअल में फिजिकली क्या बताना चाहता है, वो एक्चुअल में अपना सिग्निफिकेंस, अपना उसकी क्या महत्व है, उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज इट्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, यही से पॉइंट अराउज होता है, व्हाट इज द, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, मानो बताओ। What is the physical significance of electric field? उस चार्ज पे उस पॉइंट पे क्या फोर्स लग रही है? उस चार्ज पे उस पॉइंट पे क्या फोर्स लग रही है। हाँ, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, अगर ये हमारे पास चार्ज, ध्यान से, ये एक कोई पॉजिटिव चार्ज है और मुझे पता चल गया इस पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? तो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ electric field at any point we can able to calculate the force experienced by any charge at that point. clear है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन होगी तो बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है? फोर्स। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो फोर्स के हेल्प से पोटेंशियल, फोर्स के हेल्प से पोटेंशियल, और पोटेंशियल के हेल्प से तो कुछ भी निकाला जा सकता है। क्लियर है? तो अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इसका मतलब लगभग उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन है। क्लियर हो गया? डन है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, तो बाय द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वी कैन रेडिली कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी चार्ज एट दैट पॉइंट। क्लियर हो गया? ठीक है जी, चलो अब आती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हमने व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ, तो एक एक करके प्रॉपर्टीज बताना शुरू कर दीजिए। बोल रहे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स है। हाँ, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर व्हाई? बिकॉज़ एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन जाती है। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन बन जाएगी, तो बन गई तो उससे क्या दिक्कत है? तो एक पॉइंट दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। एक सिंगल पार्टिकल का एक ही इंस्टेंट पे दो डायरेक्शन में कभी मूवमेंट नहीं हो सकता। सिंगल क्वांटिटी की कभी एक पॉइंट पे कहां? यस, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक पॉइंट पे एक ही टाइम पे दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। क्लियर है? वेरी गुड। दूसरा, सेकंड पॉइंट बोलो जी। क्लोज लूप में नहीं होते वो, कंटिन्यू कौन? क्लोज लूप में नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में नहीं होती, तो कैसी होती हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव वो करते हैं ना। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? दे आर कंटिन्यूअस बट नॉट फॉर्मिंग क्लोज लूप। होती तो कंटिन्यूअस है लेकिन वो क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप तब बनाएंगे ना जब ये ऐसा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लूप बनाती है, ये लूप नहीं बनाती है। दे आर कंटिन्यूअस बट नॉट फॉर्मिंग लूप। क्लियर है? दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोल रहे परपेंडिकुलरली प्रोपेगेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है। बिल्कुल, पॉजिटिव चार्ज के परपेंडिकुलरली इनिशिएट करती है और नेगेटिव चार्ज पे परपेंडिकुलरली ही टर्मिनेट होती है। टर्मिनेशन भी परपेंडिकुलर होता है और इनिशिएशन भी परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? हाउ कैन वी प्रूव दिस कि चार्ज ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस? कैसे प्रूव कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रूव दैट चार्ज ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलरली? कल बोला था पढ़ने के लिए, बताइए। क्योंकि अगर कोई मतलब एंगल पे जाएगा तो उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एंगल पे ले आएगा मतलब कोई एंगल पे जाएगा, मतलब कोई 90 डिग्री, मतलब कोई अलग से एंगल थीटा पे प्रोपेगेट होगा तो उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे ना, cos थीटा में sin थीटा में। ओके, तो उसका नेट मूवमेंट अलग अलग हो जाएगा, तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहता है। ये भी ठीक है। और एनीबॉडी एल्स? हाँ, अमन बोला था पढ़ने के लिए, बहुत गलत बात है। आयुष? 90 डिग्री पे ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है मैक्सिमम क्या होता है? वो तो ठीक है, 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हम ये जानना चाहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम छोड़ दो, हम ये जानना चाहते हैं हाउ कैन वी प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। मान लीजिए कोई सरफेस ऐसा है, ऐसा, तो अगर मेरा लॉ सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट हो रही है, तो इस
सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसा होगा और इस सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसा होगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी या यहां पर रुक जाएंगी? क्लियर हुई बात? ठीक है। इफ यू कैन एबल टू, अगर देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जानते हैं और ये वाली प्रॉपर्टी मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो अगर इफ समबडी सेम ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे मैच करेगी, यू नो कि इस टाइप के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस से इस तरीके से निकलने की कोशिश कर रही है तो जाहिर सी बात है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट फोकस करने चाहिए, है ना। यानी इस टाइप के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर टकरा के वापस आ रही है, या तो ऐसा हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से टकरा के वापस आ रही हो, तो इस टाइप के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पे मीट कर जाए, यानी कि इस टाइप का सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। एक सर्टेन रीजन होगा जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। करेक्ट है? हाँ या ना? समझ आ रहा है मेरी बात? So electric field. हाँ होता है ना। Basically. मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझो कि होता क्या है वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं इफ वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर फॉर्म में उसका ओरिजिन होता है। क्लियर है? इस चीज का प्रूफ ये मिलता है कि अगर एक हॉलो स्फीयर है तो उसके हर पॉइंट से लाइंस ओरिजिनेट करती हैं, क्योंकि हर पॉइंट भी उसका परपेंडिकुलर है, तो यहां पे तो ये एकदम इक्वली स्टैब्लिश हो गई। डन है? मेरा कहना है कि अगर एक सरफेस ऐसा हो, अगर एक सरफेस इस टाइप का है ऐसा, क्लियर है? तो इस टाइप में इस सरफेस से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी और दैट मस्ट आल्सो बी परपेंडिकुलरली इन नेचर। तो क्या इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी? क्या एक पर्सन जो यहां खड़ा होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, या यहां पे अगर मैंने कोई चार्ज रखा है तो क्या उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? क्या उस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा? आई बात समझ में? करेक्ट है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो फोर्स लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी तो फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। तो क्या ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे भेज सकता है? ये तो थोड़ा और है, इसको थोड़ा और जेन्युइन ऐसे बना दिया जाए और बढ़िया से, जस्ट लाइक ऐसा, ठीक है जी। और एक चार्ज हम यहां पे रखें, लेट अस से वी विल गोइंग टू कीप द चार्ज ओवर हियर। तो क्या इस रीजन से, बाकी सबको छोड़ दो, यही हमारा कंडक्टिंग रीजन है, ये वाला कंडक्टर है, बाकी तो सब इंसुलेटर फॉर्म में है, ठीक है जी। क्या इस रीजन की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी? हाँ या ना? है? कैसे? एक पॉइंट लगेगी सर, जो पीछे डायरेक्टली ये सब अपने परपेंडिकुलरली लाइंस निकालेंगे। जाहिर सी बात है कि एक सर्कल बन रहा है, सर्कल का परपेंडिकुलर सेंटर पे मीट करता है, या बाहर चला जाएगा? बाहर तो नहीं जाएगा, सेंटर पे मीट करेगा, है ना? तो क्या किसी और पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बीच वाले पे करेगी। बीच वाले पे तो थोड़ा बहुत आ सकता है, क्योंकि सारी लाइंस कहीं ना कहीं से आके उस पॉइंट से होती हुई यहाँ पे आएगी। अगर उससे हम बाहर की तरफ रख रहे हैं तो क्या करेगा? इफ योर आंसर इज यस तो भाई परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट नहीं हो रही है। इफ योर आंसर इज नो तो ये प्रूफ हो रहा है कि यस, तब तो 100% है कि परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट हो रही है। क्लियर होगी बात? तो आंसर क्या होना चाहिए? तो सर एक पॉइंट से जा रही है, जो एक पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो सर्किट करेगी उसको, एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी जो यहां से आएगी और उसको ऐसे हिट करेगी, बस एक हिट कर देगी। इसके अलावा कोई और हिट कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया ना? दैट इज, ये हुआ अंडरस्टैंडिंग का मतलब। अगर हम ये समझ पा रहे हैं तो हमें वो पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। जो मेरा बार बार कहने का पर्पस है कि रीड द बुक, रीड द बुक, रीड द बुक, मत देखो वीडियो, ठीक है जी, मेरी छोड़ के ठीक है जी। तो उसका पर्पस यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। फॉर्मूला सबको आता है। देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि बोर्ड के पेपर में डेरिवेशन किसी को नहीं आती होगी, तो ऐसा शायद ही क्लास का कोई बच्चा होगा जिसने डेरिवेशन ना पढ़ी होगी। सब डेरिवेशन पढ़ के जाने वाले हैं, लेकिन उस डेरिवेशन की एप्लीकेबिलिटी, देखो फॉर्मूला तो एक ही था ना, सेम सबके लिए गिरा था, न्यूटन के लिए अकेले नहीं गिरा था, लेकिन न्यूटन ने एनालाइज किया कि सेब नीचे क्यों आता है,
ठीक है, दैट एनालिसिस इज नीडेड। अगर वो चलेगा तो यू कैन एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन, और वो नहीं आता तो फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही खोखला है जितना आप समझ रहे हो कि हाँ बाकी बच्चों का है। ठीक है, क्योंकि अपने नजर में हम तो फन्ने खाई हैं, अपने नजर में हमें लगता है कि हमें नहीं आता है, हमें लगता है उससे तो ज्यादा ही आता है हमें। क्लियर है? तो दैट इज हाउ। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अगर इफ समबडी से कि प्रूफ करके दिखाइए कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हाउ कैन वी प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस? हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो लेट अस सपोज कि ये एक सरफेस है, ठीक है जी, 4 सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली निकल रही होगी तो ऐसे ही निकलेगी। करेक्ट है? ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी। अगर ऐसे नहीं निकलती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती सरफेस के ऊपर। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के ऊपर से जाती तो कुछ दिक्कत हो जाती क्या? क्या क्या दिक्कत हो जाती? देखो, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं इंडिया, पढ़ना तो पड़ेगा। मैंने कल किसी को मार्क करके दिया था कि ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी के थ्रू अंदर से छोड़ी जाती है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर के थ्रू, मतलब बॉडी के अंदर के ऊपर से छोड़ी जाती है। हाँ, तो कहाँ से जाती है? तो ऊपर से ओरिजिनेट तो बाहर ही होगी ना। हाँ, तो बाहर ही होगी। तो जब ये सरफेस पे रहेगा तो क्या होगा? सरफेस पे तो थीटा पॉजिटिव जाता है। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या? थीटा पॉजिटिव जाता है, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पॉजिटिव जाता है, इसकी वजह से मूव ऐसे करेगा फिर जीरो जाता देखो, है। ये टेक्निकल बातें तो उसको समझाओ जो कि बहुत ज़्यादा होशियार हो। मैं लेमैन आदमी, ये समझ लो मैं गांव का आदमी, मुझे कैसे समझाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली ही ओरिजिनेट करता है, किसी और पॉइंट पे नहीं। कह रहा फिर आपको समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को तो डंडे के जोर पे मरवा देंगे हम। हाँ मान हाँ भाई, करेक्ट है कि ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। प्रूफ हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनी सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ठीक है, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ओरिजिनेट होगी तो वो उस सरफेस के परपेंडिकुलरली ही होगी। ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखो, 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंट्रलाइज फोर्स है, ऑब्जेक्ट के सेंटर से ओरिजिनेट होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर से ओरिजिनेट होने वाली जो वैल्यू होगी वो उसके सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलरली ही हिट करेगी। ठीक है जी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन है। इसका दूसरा फॉर्म जो हमें बताया जाता है वो ये बताया जाता है, देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होती, सरफेस के ऊपर, एकदम सरफेस के ऊपर चलती, तो सरफेस से बाहर उसकी वैल्यू ऑब्जॉर्व ही नहीं होती। अगर वो सरफेस पे होता, पानी है, पानी होता है ना, बाल्टी में पानी रखा हुआ है, तो वो सरफेस पे फैला हुआ है ऐसे। करेक्ट है? सरफेस पे ऐसे फैला हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही सरफेस पे फैला होता तो पानी, नीचे बकेट में पानी रखा हो, मैं यहाँ पे हाथ रखूं तो क्या मुझे गीला गीला महसूस होता है? यहाँ पे ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब पानी सिर्फ सरफेस पे रहता है, ऊपर की तरफ नहीं आता। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव यहां रखा जाए, दूसरा चार्ज उसके इस जगह पे भी रखूं मैं, तो इट विल गोइंग टू एक्सपीरियंस सम फोर्स। क्लियर है? वो इस जगह पे भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इज इट ओके नॉट? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ को आ रही है। एक बात तो यहां से क्लियर होती है, सबसे जो सिंपल समझने वाली बात है लेमैन तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे आ रही है। अब अगर मैं ये कंसीडर करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है, तो उसका नेट रिजल्टेंट हर पॉइंट पे किसी और डायरेक्शन में होता, ऐसा तो होता नहीं। क्लियर है? तो किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम फोर्स किस पोजीशन पे एक्सपीरियंस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस सरफेस पे है तो मैक्सिमम इस पॉइंट पे एक्सपीरियंस हो रहा है। हम एक चार्ज पार्टिकल को रख के चेक कर सकते हैं ना, यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है, यहाँ कितनी लग रही है। यहाँ मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे ये ऐसे है, ऊपर 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 लेके जा रहा है, ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, नीचे आने के बाद ये ऐसे हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स कम लग रही है। तो वी कैन एनालाइज इट ऑल्सो। ठीक, तो अगर इस सरफेस पे कोई चीज इस डायरेक्शन में अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है
तो इसका ध्यान से देखो, इसका ये वाला जो वेक्टर है वो एरियल वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। और फ्लक्स हम जानते हैं कि E डॉट ds जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होता है अगर वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रही है तो cos थीटा 0 होगा तो मैक्सिमम होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी अलाइंड टू द परपेंडिकुलर, मस्ट बी अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एरियल वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में एरियल वेक्टर जा रहा है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में एरियल वेक्टर जाता है तो एरियल वेक्टर तो अपने सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है ना। तो अगर एरियल वेक्टर अपने सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, यानी कि वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं हो सकता। प्रूफ इस कथा को उसमें एनसीईआरटी फॉर्म में भी दिया हुआ है और ऐसे और इसी तरीके से समझाया हुआ है कि E डॉट ds फ्लक्स जनरेट करता है। ये मैक्सिमम फ्लक्स है किसी भी सरफेस से ओरिजिनेट होने वाला, ऐसा साइंटिस्ट कह के गए हैं और लोग उनको सही मानते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर लोग इनको सही मान रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो ये हो जाएगा E ds cos थीटा इज इक्वल टू 5। करेक्ट है? एंड फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट, भाई ds तो जीरो नहीं कर सकते और ना ही बढ़ा सकते हैं, गिवन होगा उतना ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है और डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरीके से एक इक्वल डिस्टेंस पे और एक कांस्टेंट चार्ज पे वो भी फिक्स है। चेंज क्या कर सकते हैं हम? थीटा, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी कॉस के कंपोनेंट में? जब वो 0 डिग्री हो। क्लियर है? तो 0 डिग्री का मतलब जिस डायरेक्शन में एरियल वेक्टर आपका जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो। और एरियल वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी भी सरफेस का एरियल वेक्टर अगर आप निकालते तो वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब E also must be perpendicular to the surface। करेक्ट हो गया बात? ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ओरिजिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर हो गया? मतलब साइंटिस्ट लोगों ने मैक्सिमम फोर्स पाने के लिए परपेंडिकुलरली बोल दिया। हाँ ठीक है जी, वही ठीक है जी, समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी देता है वो परपेंडिकुलरली ही देता है। क्लियर है? ठीक है, और ऑलवेज ओरिजिनेट होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, बाद में उसमें जो भी डिफ्लेक्शन तुम लेके आओ वो अलग बात है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? तो ओरिजिनेट अगर परपेंडिकुलर हो रहा है तो टर्मिनेट भी परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर हो गया? ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है जी, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है तो भी अब आई थिंक यू कैन एबल टू एक्सप्लेन इट आउट। ठीक है, कहानी इसके ऊपर बन सकती है। क्लियर है? उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज होती है। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल? इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, मतलब जैसे अनलाइक चार्जेस को लेके लाइक चार्जेस को तो रिपेयर करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कैसे? मतलब एक एक्सिस पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और दोनों को पास में लिखेंगे, उनमें फोर्स अप्लाई होगा ना। हाँ, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट if we have this a positive charge and this as a negative charge, और तुम्हारा कहना है कि अगर मैं इसको Like, उठा के चलो लाइक ले लेते हैं और इसको उठा के मैं ऐसे लेके आ जाऊँ, नज़दीक लेके आता हूँ, तो इसके इन बिटवीन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम फोर्स ज्यादा लगेगी, हैं? फोर्स ज्यादा लगेगी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होने समझे नहीं, वो कह रहे दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, मतलब लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है। मतलब समझ में आया? हाउ दे आर लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्टेड? 1 2 3 4 5 ऐसे है, ये 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। अगर मैं इस चार्ज को मूवमेंट ऐसे दे दूं तो ऐसा नहीं होगा कि 5 के बदले 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, नहीं, वो सिर्फ लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। इतनी बड़ी लेंथ थी, अब इतनी से रह जाएगी। चार्ज आपका यहां तक आ गया, वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा। हाँ, फिर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब आइगर ऐसे कैसे कैसे कैसे? ये ऐसे। अच्छा, तो उसको लेटरल कॉन्स्ट्रेंट क्या बोलते हैं? दे कॉन्ट्रैक्ट लेटरली। एक पॉइंट ये है कि हाँ, लेटरल प्रेशर की बात करते हैं। लेटरल प्रेशर इज समथिंग एल्स, वो भी होता है,
लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल, अच्छा चलो वो हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते थे 11th क्लास में, उसमें लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूड, उसमें एक हम पढ़ते थे ना कि लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज कंप्रेस होता था, तार होती थी, तार को ऐसे कंप्रेस किया तो लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन, और ऐसे खींच दिया तो एक्सपेंशन, ऐसे ही होता था ना। तो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज कंप्रेशन का मतलब तो यही हुआ ना, ये तो नहीं हुआ ना लेंथ वाइज कंप्रेशन, क्लियर है? तो दिस इज लेंथ वाइज कंप्रेशन। वो नेगेटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा? वो फिर नहीं चलेगा जो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको नजदीक लेके आ सकते हो, हाँ लेकर सकते हो, चार्ज वर्क करना पड़ेगा, पर ये अगर लॉन्गिट्यूडनली कर रहे हो तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ और कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली अब लॉन्गिट्यूडनली कांटेक्ट तो करेगी नहीं सर, अट्रैक्ट करेगी। अब तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर जाएंगे। जब ये पॉजिटिव होगा देन ओनली यू हैव टू अप्लाई द प्रेशर ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, क्लियर होगी बात? उसका प्रेशर लगेगा ना, ये प्रेशर लेटरल प्रेशर कुछ और है, देखिए लेटरल प्रेशर सुनिए क्या है, देखो ये सब फील्ड लाइंस है, सब पे पॉजिटिव चार्ज है, एक तरीके से सबसे पॉजिटिव, ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा, ये वाला भी इसको रिपेल कर रहा होगा, इस तरीके से सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे और सब एक दूसरे से रिपेल हो रहे होंगे। जब सपोज करो कि एक गाड़ी है जिसमें सब लोग एक दूसरे के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगा के बैठे हुए हैं, तो उस गाड़ी में सबकी एक फिक्स्ड पोजीशन होगी और सब पे फोर्स लग रहा है, and that force per unit area on any surface will be calculated as pressure. This is pressure, और वो उसके सरफेस पे दिखेगा लेटरल, लेटरल मतलब कर्व सरफेस, जो प्रेशर जो जा रहा है उसके सरफेस पे ये मतलब जो फील्ड्स जा रही है उसके सरफेस पे ये प्रेशर आपको विजुअलाइज होगा, ये प्रेशर महसूस किया जा सकता है, दैट इज क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी, वी कैन एबल टू डील दिस प्रॉपर्टी, क्लियर है? इंटेंसिटी वी नो वेरी वेल, इंटेंसिटी भी हम समझते हैं कि भाई जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है कैसे इंटेंसिटी कम या ज्यादा होती है, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टॉर्च से लाइट निकलती है, चलिए पता है ना, ठीक है? तो इतना क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है? अब इसके आगे आते हैं, इज इट ओके, सब ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद बात आती है डायपोल मोमेंट की, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट के एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में कनेक्टेड, मतलब itself it is a single piece, ये एक ही चीज है, ये सपोज करो ये रॉड है, इस रॉड में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए और एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, तो वी से कि इट्स अ डायपोल। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द डायपोल? जीरो इज द नेट चार्ज ऑन द डायपोल, ये क्लियर है, ठीक है? डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो डायपोल मोमेंट, अच्छा डायपोल की एक खास बात ये कि जितना चार्ज इधर होगा उतना ही चार्ज इधर होगा, ठीक है? समझ में आया? अब एक क्वेश्चन, ये +4q है और ये -3q है, अगर ये डायपोल बनाएंगे तो चार्ज क्या होगा? तो क्या बनाएंगे? अगर ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने यहाँ पे +4q एक्यूमुलेट कर दिया, यहाँ पे -3q एक्यूमुलेट कर दिया, फिर डायपोल नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? ये क्या बनाएगा? एक सरफेस है जिस सरफेस पे ऐसे चार्ज दिया गया है, उस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखानी, जरा ड्रॉ करके दिखाओ फटाफट। एक सरफेस है जिस पे +4q -3q ऐसे चार्ज दिया हुआ है, ये कंडक्टिंग सरफेस है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ओरिजिनेट होगी? फटाफट ना, डन, काम करो बेटा काम। दिस इज द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स। ये समझ में अगर आ रहा है तो आप समझ रहे हो, डेरिवेशन तो सबको ही आता है भैया। बस जल्दी, +4q -3q चार्ज दिया गया है एक कंडक्टर को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी उसकी? बना लिया सर, बना लिया।
क्या सोचते हो? हाँ यस, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये देखिए, अगर एक सरफेस कंडक्टर है, समझिए, देखो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो नहीं है 4q पॉजिटिव चार्ज 3q नेगेटिव चार्ज। सरफेस अगर कंडक्टर होगा तो 4q 3q को न्यूट्रलाइज करेगा और सिर्फ एक q चार्ज रह जाएगा इसके ऊपर, और वो प्लस का चार्ज है, वहां से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। क्लियर है? और तुम्हें यही करना है। IIT बॉम्बे चाहिए ना तेरे को, तो वो भी CS के साथ, वो भी AI मेजर में, उसको AI चाहिए। क्लियर हुआ? डन है? क्लियर है? अगर एक सरफेस पे मैं +4q और -3q का चार्ज दे रहा हूं तो ये +4q इस 3q को न्यूट्रलाइज करेगा, बट ऑब्वियस है करते हैं। और न्यूट्रलाइज होने के बाद इस सरफेस पे क्या चार्ज रह जाएगा? सिर्फ q। तो ये चार्जिंग हुई, ये डाइपोल फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्लियर हुआ? डाइपोल फॉर्मेशन केवल न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में ही होता है। क्लियर है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ही डाइपोल बनाते हैं। वाटर का डाइपोल? यस। क्या हम चार्ज पीते हैं? नहीं, पानी न्यूट्रल। अगर हम चार्ज पीते होते तो कल को पता लगता कि तनुज पॉजिटिव, मनन नेगेटिव, और ब्लास्ट हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज हाउ। चलिए डाइपोल के बारे में बात करते हैं। डाइपोल का ऑलवेज डिस्टेंस सेंटर से ही क्यों लिया जाता है? ये तो सबको पता है कि सेंटर से लेते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। सेंटर से ही क्यों लिया जाता है, ये बड़ी बात हुई भाई। मनन, ये कल से हो रहा है मेरे साथ। हाँ क्योंकि डाइपोल सेंटर से जो 40 इक्वल डिस्टेंस पर होता है, सेंटर से 40 इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इक्वल डिस्टेंस पर, तो बट बहुत क्लोज, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं है। हाँ जी, सेंटर से पोलैरिटी पता चलती है। सेंटर से पोलैरिटी पता चलती है। सेंटर से कैसे पोलैरिटी पता चलेगी? सेंटर से इधर कौन साइड होगा तभी तो। देखिए इधर देखिए, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही हुआ है ना, जो कि फिजिकल सिग्निफिकेंस है डाइपोल का। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल? इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज गेट सेग्रीगेटेड टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर वो सेपरेट हो जाए सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वो मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। ठीक है जी, और वो पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल फॉर्म करता है, उसे ही हम डाइपोल कहते हैं। यही बात है। ठीक है जी। अब सेंटर से ही क्यों लेना है? अगर इफ एनी हाउ इस पार्टिकल को न्यूट्रल मानना है, इस पार्टिकल को न्यूट्रल मानना है, तो मुझे उसके सेंटर ऑफ मास के पास आना पड़ेगा, जो कि एक लीनियर चार्ज के सेंटर में ही रिजाइड करेगा एट अ डिस्टेंस l/2, जो कि प्रूफ करते थे हम। दैट इज व्हाई एक डाइपोल जो कि लीनियर फॉर्म में होता है, उसका सेंटर जो हम लेते हैं, हमेशा उसका डाइपोल का जो डिस्टेंस लिया जाता है वो उस सेंटर से लिया जाता है। क्लियर है? समझ में आया? क्योंकि इस सेंट्रल पॉइंट पे ही ये वाला पार्टिकल न्यूट्रल माना जाएगा। इससे इतने डिस्टेंस पे पॉजिटिव, इससे इतने डिस्टेंस में नेगेटिव, और वो दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया? क्लियर है जी? ठीक है जी। ये तो एक काम हुआ। तो अगर तुमसे पूछ रहा हूं, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, क्लियर है? ये डिस्टेंस 2 मीटर है, और एक पार्टिकल है यहां पे, इस वाले पॉइंट से 3 मीटर के डिस्टेंस पे, और इस वाले पॉइंट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे। तो वो एक्चुअल में डाइपोल से कितने मीटर के डिस्टेंस पे है? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? ट्रायंगल ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करेगा। है? ट्रायंगल ऑब्वियसली 3 5 4 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3 5 ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। 2 + 3 5 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अरे भाई 5 से 7 पे उसको। अच्छा ओके, ओहो अच्छा, ये गड़बड़ होगी। ठीक है, मैथमेटिशियन।
10 मीटर। अब तो चलेगा, हाँ, ठीक है जी। ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, इस वाले चार्ज से 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, और ये इसको 2 कर दें। 3 + 2 फिर 10 से छोटा नहीं होगा। 3 + 2 10 से छोटा नहीं हो जाएगा? ये एक डाइपोल है, 2 मीटर इनका डिस्टेंस है, क्लियर है। इस वाले चार्ज से 3 मीटर, इस वाले चार्ज से 10 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रिजाइड कर रहा है, क्लियर होगी बात। ये चार्ज डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है, तो डाइपोल का डिस्टेंस कहां से लेंगे, सेंटर से। ये तो क्लियर हो गया। तो जब कभी भी अगर हमें किसी पार्टिकल को विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल देखना है तो वी विल गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इसी कंसेप्ट के ऊपर 2 डेरिवेशन है इसकी, एक्सियल और इक्वेटोरियल, क्लियर है। अब एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन डेरिवेशन सबको आती है, मतलब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि आप लोगों को डेरिवेशन आती ही होगी। लेट अस कंसीडर Q0 चार्ज ओवर हियर। हम Q0 चार्ज को इधर लेते हैं कि इधर लेते हैं, एक सेकेंड मेरी बात को ध्यान से सुनना। Q0 चार्ज को इधर लेते हैं कि इधर लेते हैं, दोनों में से किस तरफ Q0 चार्ज को लेते हैं, या कहीं भी ले सकते हैं। टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहीं पर दिया था जनरली हम कहीं भी सकते हैं, जनरली हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इस तरफ लेंगे तो क्या वी विल गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू। अगर मैं इस तरफ लूंगा तो क्या मुझे वैल्यू मिलेगी, इस तरफ 0 आएगा ही नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, क्लियर है, कहीं भी किसी भी किताब में आप फाइंड आउट कर लो, वो ये नहीं बताएगा। पॉजिटिव चार्ज है आपका यहां पे, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्लियर है। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप एक सेकंड पता है मुझे, नेगेटिव चार्ज की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको किस तरफ लेना पड़ेगा, नहीं समझ में आया फिर। इफ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, हो जाएगी, नहीं होगी। ये वाला पार्टिकल यहां जब आएगा, जब दोनों चार्जेस बराबर होंगे, ध्यान से समझो मेरी बात को, अच्छे से समझो। ये चार्ज भी Q है, ये चार्ज भी Q है, दोनों चार्ज Q, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है कि सेंटर में इनका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, किसी पॉइंट पे होगा, सेंटर में, आउटसाइड में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, ध्यान से समझिएगा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट जब तक यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब लेके आएगा तो इसकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की खत्म हो चुकी होगी, और ये वाला ज्यादा इंटेंसिफाई होगा, तो देयर इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर। सिमिलरली ये वाला ऑब्जेक्ट जब इधर जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो ये कम डिस्टेंस पे है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना होगा ही नहीं। तो ये दोनों कभी आपस में एक दूसरे को डिमिनिश कर पाएंगे नहीं। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज ऑलवेज होमोजेनियस इन नेचर, वो चारों तरफ फैला ही रहेगा और रहेगा ही रहेगा, कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट था, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां पे 0 होगी, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि सेंटर में देयर इज अ न्यूट्रलिटी ओवर हियर, ठीक है जी, सेंटर में यहां पे न्यूट्रलिटी होगी। अब इस सेंटर से जो दूर लेके चले जाते थे, ध्यान से देखो, यहां से आपने दिया ना इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने कैलकुलेट किया है, यहां से इधर, यहां से इधर, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगती थी, किस तरफ, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट, तो फोर्स इस तरफ लगेगी, क्लियर है, फोर्स इस तरफ लगेगी, क्लियर है, फोर्स किस तरफ लगी, इस तरफ। तो अगर फोर्स इस तरफ लगी, ध्यान से समझना, फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी। अगर फोर्स नेगेटिव चार्ज की तरफ लग रही है तो डायपोल की डायरेक्शन कौन सी हुई, नेगेटिव टू, डायपोल की डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव, डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, कहां से लेते हैं डायरेक्शन, सेंटर से या यहां से, सेंटर से। तो सेंटर से नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, यहां से इधर या यहां से इधर,
ये ए है ये बी है, कौन सी डायरेक्शन होगी? बी से बी से ए, यानी कि इस डायरेक्शन से इसकी तरफ। व्हाई वी टेक दिस डायरेक्शन? डाइपोल को ऐसे हैं? डाइपोल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल को तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे करते हैं ना डाइपोल को रिप्रेजेंट। तो ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना। यू आर सीइंग समथिंग एल्स। पॉजिटिव से नेगेटिव। नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। इज करेक्ट। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसा क्यों लेते हैं? क्यों बताओ? बुक तो पढ़ा है, हमें तो डाइपोल के सारे केसेस पता है और हम बिल्कुल यहीं पे फंस गया। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल? डाइपोल मोमेंट। वेरी गुड, डी। नेक्स्ट यूनिट है, दूसरी यूनिट क्या होती है? वेरी गुड, कूलम मीटर। ठीक है, चलिए व्हाट वी मीन बाय आइडियल डाइपोल? अमन बुक बंद कर, अब कहा है व्हाट वी मीन बाय आइडियल डाइपोल? जिनके चार्ज का सेपरेशन सेंटर से इक्वल हो। सेंटर से इक्वल हो। मजेदार बात यह है कि सबका सेपरेशन सेंटर से इक्वल ही होता है। हाँ, एनीबॉडी? हाँ तो वो फंस रहा था। व्हाट इज आइडियल डाइपोल? अगर Q बड़ा होता जाए और डिस्टेंस छोटा होता जाए, Q बड़ा होता जाए, डिस्टेंस छोटा होता जाए, तो जो लास्ट का एंड रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? आपस में एक दोनों मैच आउट हो जाएंगे, नॉन पोलर टाइप की चीज लगभग बनने वाली है। दैट कंडीशन, उस कंडीशन में जो डाइपोल होता है, जो बचा हुआ रहता है, दैट इज आइडियल डाइपोल। तो एक आइडियल डाइपोल क्या होगा? जिसका चार्ज बहुत ज्यादा हो, ये Q की वैल्यू बहुत बड़ी और डिस्टेंस बहुत छोटा हो। क्लियर है? दैट इज आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल, डाइपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी वेक्टर? डाइपोल मोमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर? देखते नहीं भाई, डायरेक्शन ही होती है। इट हैव डायरेक्शन ना, अभी तो बताया तुमने, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। तो इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। इसको भी हम लोग टेंसर क्वांटिटी में कंक्लूड करते हैं। क्लियर? व्हाई वी टेक, हाँ, व्हाई वी टेक सेंटर से पॉजिटिव डायरेक्शन में? व्हाई वी टेक सेंटर से पॉजिटिव डायरेक्शन में? ये वाला यही से तो शुरू हुआ था ना मुद्दा कि सेंटर से पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों लेते हैं? दो चीजें हैं, एक कन्वेंशन है कि सेंटर से पॉजिटिव की तरफ ही आपको इसकी डायरेक्शन लेनी है। डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ली जाती है वो फाइनल से इनिशियल की तरफ ली जाती है। ठीक है जी, ये कन्वेंशन है। क्लियर है? चलेगा? चले आगे? ठीक है। डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है। एक चार्ज दे रखा है हमने, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज की तरफ अगर मैं अपना टेस्ट चार्ज रखूं, वी विल नेवर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑथेंटिक तरीके से निकाली जा सकती है। हाँ, क्यों? ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है प्लस ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है प्लस ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा वो माइनस, ये जो लगा रहा होगा वो प्लस। प्लस वाला ज्यादा दूर है, चार्ज तो दोनों का बराबर है। इस मामला तो डिस्टेंस का हो गया, तो डिस्टेंस दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी इसके वाले की, और इसके वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो नेगेटिव चार्ज की वजह से लगेगी, जो कि इमेजिनरी फॉर्म में है, आती हुई फॉर्म में है, लग थोड़ी ना रही है, वो तो आ रही है। करेक्ट है? समझ में आ गया? इसलिए ये वाला जो थीटा, जो ये जो फॉर्म होगा, ये एक्चुअल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जेन्युइन इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जेन्युइन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू पुट द चार्ज ऑन
पॉजिटिव चार्ज विसिनिटी। क्लियर हुआ? ठीक है, ये सब ऐसे ही नहीं लिए जाते हैं, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। ठीक है, और नहीं तो वो दोनों किसी भी एक बुक में तो इस तरफ दिया होता ना, किसी बुक में नहीं दे रखा है, बिकॉज यू कैन नॉट एबल टू फाइंड दिस। किसने बताया? नहीं बताया। चलो आगे आ जाओ, कैलकुलेट कर सकते हैं हम, बहुत ही आसान से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या रिजल्ट आता है? पहले इसका इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं, फिर इसका इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं। दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? जिसका डिस्टेंस कम होगा। और डिस्टेंस कहां से लेंगे? तो एक डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस कहलाएगा r। ये चार्ज कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। क्लियर होगी बात? और ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस है a। तो ये वाला इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा रहा होगा वो r माइनस a, और ये वाला जो लगा रहा होगा r प्लस a। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा? ये कि ये? प्लस वाला। क्यों? उसके नजदीक। कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद क्या करना है? दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड ऑन कर लेना है। ऐड ऑन करने से हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट ओके और नॉट? एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में से माइनस करके जो वैल्यू आएगी, यानी बेसिकली माइनस किसको करना है? r माइनस a r प्लस a, इसको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है एंड रेस्ट विल द आंसर। क्लियर है? इसको सॉल्व करने के बाद जो प्रॉपर्टी मिलती है, तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो r स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होती है, बट इन केस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? r क्यूब के। इनवर्सली डायरेक्टली? इनवर्सली। दोनों में ऐसा ही होता है क्या? एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में फोर्स ज्यादा कहां लगती है? एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में फोर्स ज्यादा कहां लगती है? एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे? यहां पे आपके पास 2p के फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट होती है, और इक्वेटोरियल पे केवल p के फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट होती है। इतना क्लियर है? थोड़ा सा इमेजिन करके देख, एट अ डिस्टेंस दिस, एक पार्टिकल यहां पे है तो फोर्स ज्यादा, यहां गया तो फोर्स कम, यहां फिर आएगा तो फोर्स ज्यादा, यहां फिर आया तो फोर्स कम, यहां फिर आया तो फोर्स ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा। क्लियर है? वेरी